ओम श्री गुरु सत्याय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना, जब सारे नागरिक निर्धारित अनुशासनों का पालन करते हैं तभी समाज में सुव्यवस्था बनी रह सकती है। शासन की सुव्यवस्था रखने की जिम्मेदारी है, पर नागरिकों के भी अपने कर्तव्य हैं। अगर नागरिक उदंड हैं, बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उच्छृंखल हैं, तो ऐसा देश कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। राष्ट्रीय चरित्र का यही मापदंड है कि नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति कितने सचेत हैं। जिस राष्ट्र के नागरिकों का जीवन उच्च आदर्शों से ओतप्रोत रहता है, उस राष्ट्र की गरिमा उच्च शिखर पर आरूढ़ रहती है। व्यक्तिगत जीवन का अनुशासन परिवार, समाज, राष्ट्र को लाभ देता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सृष्टि व्यवस्था में सर्वत्र अनुशासन ही बरता जा रहा है। ग्रह, पिंड, पदार्थ, वनस्पति तथा जड़ चेतन सभी सृष्टि व्यवस्था के अनुशासन में जकड़े रहकर ही अपनी सत्ता बनाए हुए हैं। इनमें से जो भी स्वेच्छाचार बरतता है वो स्वयं तो नष्ट होता ही है, दूसरों के लिए भी विपत्ति खड़ी करता है। मनुष्य की काया से लेकर जीव जंतु समुदाय तक पदार्थों में दौड़ लगाते अणु परमाणु समूहों से लेकर ब्रह्मांड व्यापी ग्रह नक्षत्रों तक तथा विराट प्रकृति के अनन्य घटक वृक्ष वनस्पति समुदाय तक में एक ही एकात्म भाव समाया हुआ है, और वो है समष्टिगत अनुशासन का। कोई भी क्रिया व्यापार अनुशासन के क्षेत्र से बाहर नहीं है। यदि ऐसा न होता तो सारी सृष्टि में अराजकता की स्थिति आ गई होती। अपना सूर्य ही नहीं, इससे भी हजारों गुने बड़े सूर्य करोड़ों की संख्या में अपने सौर मंडलों सहित ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। उन सबकी गरिमा का लेखा जोखा कैसे लिया जाए, पर देखते हैं कि वे समस्त शक्ति केंद्र अपने अपने कार्य में नियमितता, व्यवस्था और मर्यादा लेकर चल रहे हैं। कहीं भी उच्छृंखलता नहीं है। निर्धारित कर्तव्य कर्म को अणु से लेकर महत तक सभी पालन कर रहे हैं। यदि ऐसा न होता तो ये इतना बड़ा ब्रह्मांड एक क्षण में बिखर जाता, ग्रह नक्षत्र आपस में टकरा जाते या शक्ति का व्यतिक्रम करके सारी ईश्वरीय व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट करके रख देते। ऑस्ट्रिया के डॉक्टर कृथ के दवाखाने में मरीजों की भीड़ लगी रहती। डॉक्टर इस बारे में सोचते रहते कि आदमी कीमती आहार विहार भोगने पर भी बार बार बीमार क्यों होता है। दूसरा प्रश्न उनके मन में ये उठा कि पशु पक्षियों को रोग क्यों नहीं होता। इसका कारण तलाश करने पर वे इस नतीजे पर पहुंचे कि प्रकृति के अनुबंधों को तोड़ना, प्रकृति का अनुसरण न करना, अनुशासनहीनता होना ही एकमात्र कारण है। रोगी होने पर इलाज करने की अपेक्षा ये क्या बुरा है कि रोगी हुआ ही न जाए। उन्होंने आहार विहार का प्राकृतिक तरीका ढूंढा। जो भी मरीज उनके यहाँ आते उन्हें वही अपनाने के लिए कहते। इसमें मरीजों को अनुशासन में भी रहना पड़ता, पर इससे ये फायदा हुआ कि मरीजों की संख्या तो घटी और जिन्होंने उनकी शिक्षा मानी वे बीमार पड़ने से सदा के लिए बच गए। वे कहते थे, प्रकृति की ओर लौटो। इसका प्रयोग जिन्होंने भी किया वे बीमारियों से सदा के लिए बच गए। मनुष्यों ने दुखद परिस्थितियों के निवारण हेतु ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। उन्होंने समाधान के लिए देवदूत भेजना स्वीकार कर लिया। स्वार्थ और अहंकार से घिरे मनुष्य अपनी मर्जी तो देवदूतों से पूरी कराना चाहते थे, पर उनकी बात सुनने मानने के लिए तैयार नहीं थे। सो कोई बात बनते रास्ता न निकलते देखकर देवदूत वापस चले गए। स्थिति और भी बिगड़ती गई। देवताओं का अनुग्रह पाने के अतिरिक्त बचने का और कोई उपाय न देखकर मनुष्यों ने फिर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी इसी शर्त पर भेजने को तैयार हुए कि मनुष्य अपनी कामना मान्यता देवताओं पर न थोपे, वरन उनको सुने
और जो कहा जाए उसे अपनाएं। अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुशासनहीन न बने, उच्छृंखल न बने। मनुष्य तैयार हुए तो देवदूत आए और परेशानियों को सुलझा गए। व्यक्तिगत जीवन में अनुशासनहीनता होने से, एकता न होने से लेने के देने भी पड़ जाते हैं। एक गृहस्थ अपनी पत्नी बच्चों समेत लंबे प्रवास पर जा रहा था। रास्ते में एक पेड़ के नीचे रुके। बच्चों को भूख लगी। विचार हुआ आग जलाई जाए और कुछ पका कर खाया जाए। बड़ा लड़का लकड़ी बीनने चला, मझला भी दूसरी ओर चल पड़ा। तीसरे छोटे ने कहा, मैं क्या ऐसा ही बैठा रहूंगा, मैं भी कुछ बीन कर ला सकता हूँ। तीनों छोटे बड़े लकड़ियां बीन कर लाए। पेड़ पर एक भूत रहता था। उसने हंसकर कहा, तुम्हारे पास पकाने खाने को तो कुछ है नहीं, लकड़ियां जलाने भर से पेट कैसे भरेगा। तीनों बच्चों और दोनों अभिभावकों ने मिलकर कहा, तुझे पकाकर खा लेंगे। भूत डर गया। उसने सोचा, जिनमें इतनी एकता है वे जरूर मुझे भी मारकर खा जाएंगे। उसने कहा, मुझे मत मारना, मैं तुम्हें यहाँ गड़े खजाने के बारे में बताता हूँ, उसे खोद लो और जिंदगी चैन से बिताना। खजाना पाकर वे लोग बहुत खुश हुए और हंसते हुए घर लौट गए। भूत द्वारा खजाना बताए जाने का कारण और विवरण पड़ोसियों ने सुना तो उनमें से एक वैसा ही नाटक करने के लिए उसी पेड़ के नीचे पहुंचा और रात को ठहर गया। लकड़ी बीनने का ड्रामा होने लगा। तीनों बच्चे एक दूसरे को लकड़ी बीनने का हुक्म दे रहे थे, पर स्वयं कोई जा नहीं रहा था। झगड़ा झंझट न निपटा तो माँ बाप ही किसी प्रकार आपस में लड़ते झगड़ते लकड़ी बीन कर लाए और जलाने का उपाय करने लगे। भूत ने पिछले बार की तरह पूछा, मूर्खों, तुम्हारे पास कुछ पकाने को तो है नहीं, खाओगे क्या? उनमें से एक बोला, तुझे खाएंगे। भूत ने कहा, मुझे खा सकने वाले कल आए थे जो खजाना लेकर चले गए। तुम्हें तो आपस में लड़ने झगड़ने से ही फुर्सत नहीं है, मुझे क्या खाओगे? भूत विकराल वेश बनाकर उन्हें काटने दौड़ा तो वे पांचों जान बचाकर मुट्ठी बांध कर दौड़े और जैसे तैसे खाली हाथ घर पहुंचे। चींटी, दीमक तथा मधुमक्खी जैसे छोटे कीड़े भी अनुशासन का महत्व समझते हैं। फिर मनुष्य ही क्यों अपनी विवेकशीलता खोकर उच्छृंखलता बरते? ये उसकी गरिमा का अपमान है, जिसे कभी भी आत्मसम्मानी को अपने व्यवहार में सम्मिलित नहीं होने देना चाहिए। बूंद को समुद्र में अपनी सत्ता का विलय अच्छा नहीं लगा। वो अपनी अहंता और पृथकता बनाए रखना चाहती थी। नदियों ने उसे इस आग्रह से हटाने की कोशिश भी की, पर वो नहीं मानी, अलग थलग पड़ी रही। कड़ाके की धूप निकली और वो भाप बनकर हवा में उड़ गई। बादलों के साथ मिलना उसे फिर पसंद नहीं आया। रात हुई और वो पत्तों पर ओस बनकर अलग थलग पड़ी रही। धूप रोज निकलती, उसे ऊपर उठाती, पर उसे नीचे गिरना ही पसंद था। सर्प ने एक दिन उस ओस को चाटा और विष में बदल दिया। अनुशासन पालना मानवीय गरिमा का सम्मान है। जो अनुशासन पालते हैं वे ही दूसरों को अपने अनुशासन में रख सकने में समर्थ होते हैं। स्वयं अपने पर अनुशासन निभा पाने में ही वो समर्थता विकसित हो पाती है, जिससे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के लिए अनुकरणीय बनता है। जीवन की दैनंदिन गतिविधियों में इसका कितना समावेश हुआ, इसी पर समर्थन, सहयोग एवं जन सम्मान निर्भर है। लोकमान्य तिलक ने पूना में एक विद्यालय स्थापित किया। वे ही उसके व्यवस्थापक और प्रिंसिपल थे। पूरे दिन लगे रहना पड़ता था और वेतन मात्र 30 रुपए मासिक लेते। मित्रों ने कहा, आपकी योग्यता तो इससे कहीं अधिक कमाने की है। फिर आपको अपने पद के अनुरूप शान से भी रहना चाहिए और भविष्य के लिए भी कुछ बचाना चाहिए। वेतन बढ़ा क्यों नहीं लेते? लोकमान्य तिलक ने कहा, लोक सेवियों को भविष्य की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए और खर्च के औसत भारतीय स्तर पर ही निर्वाह रखना चाहिए। मैं उतना ही ले रहा हूँ, अधिक लेकर क्या करूँगा? सांस्कृतिक परंपराओं का प्रचलन जातीय जीवन को अनुशासनबद्ध रखने के लिए हुआ था। देखने में आता है आज लोग सांस्कृतिक परंपराओं की उपेक्षा करने लगे हैं, बल्कि कई बार तो लोगों को शर्म आती है।
पालन करने से अपना गौरव घटता नहीं, बढ़ता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। सादगी उनके व्यक्तित्व की अपनी एक विशेषता थी। जब पहले दिन वे कक्षा में गए तो अचकन पजामा और टोपी पहने हुए थे। शेष सब लड़के कोट, पतलून तथा टाई में थे। वे सब लड़कों को देखकर समझे कि इनमें अधिकांश एंग्लो इंडियन होंगे और उन्हें देखकर सब लड़कों ने ऐसा भाव व्यक्त किया जैसे पूछ रहे हो कहाँ से रास्ता तोड़ाकर भाग आए। बहुत मजाक बनाया सबने उनका। जब कक्षा में प्राध्यापक आए और सबका नाम व परिचय सबको मिला तो दोनों ही आश्चर्य में थे। राजेंद्र बाबू इसलिए आश्चर्य में थे कि उन्हें मालूम पड़ा कि सभी विद्यार्थी भारतीय ही थे और शेष विद्यार्थी इसलिए आश्चर्यचकित थे कि राजेंद्र बाबू, जिन्हें वे निरा गंवार समझ रहे थे, उन्होंने विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया था। विद्यार्थी अब आश्चर्यचकित थे। उनकी सादगी तथा भारतीय वेशभूषा में छिपी ज्ञान गरिमा पर उन्होंने फिर कभी राजेंद्र बाबू का मजाक नहीं बनाया। जर्मन का शासक कैसर फ्रांस के शासक नेपोलियन का अतिथि था। उसने नेपोलियन से पूछा, आपके पास कौन सी ताकत है? सेना की संख्या तथा युद्ध के साधन औरों के समान ही है, फिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो आप अजेय रहते हैं? नेपोलियन ने कुछ दिन बाद उत्तर देने का वायदा किया। एक दिन सवेरे कैसर समुद्र के किनारे टहल रहे थे। देखा सेना की एक टुकड़ी अपने टोप में पानी भरकर उसकी धार को जांघ पर छोड़ते हुए उसे रस्सी की तरह बटने का प्रयास कर रहे हैं। उसने पूछा, ये क्या कर रहे हो? उत्तर मिला, हमारे नायक ने हुक्म दिया है, वही कर रहे हैं। कैसर ने नायक से पूछा तो उसने कहा, हमारे अफसर ने ऐसा करने को कहा। कैसर खींचकर बोला, अजीब है तुम्हारा अफसर और अजीब हो तुम, ऐसे बेवकूफ़ी के काम में सैनिकों को लगा रखा है। नायक की त्योरी चढ़ गई। बोला, सर आप शाही मेहमान हैं, इसीलिए सम्मानीय हैं। आप ऊपर तक हुक्म का कारण पूछ सकते हैं, लेकिन हमारे तंत्र को मूर्ख मत कहिए। जो बात एक बच्चा भी समझ सकता है, उतनी बात भी समझने की अक्ल जिसमें नहीं, ऐसा आदमी अधिकारी तो क्या सैनिक भी नहीं बन सकता। हुक्म दिया गया है तो उसके पीछे कोई और वजह होगी जो ना मैं जानता हूँ और ना आप। कैसर नायक की निष्ठा और दृढ़ता से प्रभावित हुए। उन्होंने कारण जानने का प्रयास किया। मुख्य सेनाधिकारी तक पहुंचने पर पता चला ये हुक्म स्वयं सम्राट नेपोलियन द्वारा दिया गया था। जिनसे भी बात की सभी में नायक जैसी ही अनुशासन वृत्ति देखी गई। दोपहर के भोजन के समय कैसर ने नेपोलियन से इस घटना की चर्चा की और पूछा कि आपने ऐसा हुक्म क्यों दिया। नेपोलियन मुस्कुराए और बोले, आपके प्रश्न का उत्तर जो देना था, मैंने और मेरे अधिकारियों ने अपनी प्रामाणिकता और व्यवहार की ऐसी छाप अपने साथ वालों पर छोड़ी है कि वे हमारे निर्देश के बाहर कुछ सोचते ही नहीं, पूरी निष्ठा से जुट पड़ते हैं। ये जन विश्वास ही मेरी अजेय शक्ति है। मैंने अनुशासन में बांध कर ही उन्हें वो मूल मंत्र दिया है जिसके कारण वे पराक्रम दिखा सकने में समर्थ हो पाते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।